नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग जैसे हम लोग हिंदी साहित्य का जो इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, वह पुष्पोम एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टीजीटी, पीजीटी और अन्य स्टेट के जो पीजीटी, टीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं और भी जैसे नवोदय हो गया, डीएसएसबी हो गया, केवीएस हो गया, इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आज हम लोग आपने अभी तक यूपी टीजीटी का और पीजीटी का पाठ्यक्रम देखा था, तो उसी क्रम में हम आज आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो पाठ्यक्रम रखा गया है उसको आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उसके पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमें पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं होगा तो हम अंधेरे में तीर चलाएंगे, और अंधेरे में तीर चलाने से कोई हमारे पास ऐसी शक्ति तो है नहीं कि जो हम लोग शब्दभेदी बाण चलाए और जाके निशाने पे लग गया। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे नॉलेज ले लेंगे, बहुत सारी सूचनाएं ले लेंगे, ग्रहण करेंगे, बहुत सारे स्रोतों से सूचनाएं ग्रहण करने लगेंगे। और इस वजह से क्या होगा कि हम किसी भी परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे, हम अपने पूरे पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और पूरे पाठ्यक्रम से अवगत नहीं हो पाएंगे। और अंत में ये होगा कि हमारी परीक्षा की तैयारी अच्छी नहीं होगी और हमें परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें पाठ्यक्रम जानना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। अगर हम यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पाठ्यक्रम से हमें पूरी तरह रूबरू होना ज़रूरी है। अगर हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के सिलेबस को भी देख लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या रखा है। और यदि यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के अलग अलग पाठ्यक्रम को देख लेना चाहिए। तो उसी क्रम में आज हम लोग यूजीसी के द्वारा या एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा जो भी नेट की और जेआरएफ की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें बहुत सारे प्रतिभागी भाग लेते हैं और इस उम्मीद से कि उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो वह शोध कार्य में ले सकेंगे और फेलोशिप, उन्हें अगर जेआरएफ निकलता है तो उन्हें फेलोशिप मिलेगी और वो अनुसंधान का या शोध का जो कार्य होता है वो करेंगे। जैसे कि पीएचडी उपाधि लेने के लिए तो उसके लिए वो प्रवेश लेते हैं पीएचडी के पाठ्यक्रम में। और उसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विभिन्न राज्यों के द्वारा हिंदी विषय में या फिर सभी विषयों में आयोजित कराई जाती हैं, तो उन परीक्षाओं में प्रतिभागी भाग लेते हैं। इसके लिए हमें नेट क्वालिफाई होना चाहिए, हमें जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। तो आज हम उसी नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम देखेंगे, जिससे आप लोग पाठ्यक्रम देख लेंगे एक बार तो आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों का यदि नेट कई बार आप लोग दे भी चुके हैं और आपका नहीं निकला तो आपको पता चलेगा कि आपने किन इकाइयों पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, जिसके वजह से आपकी परीक्षा में क्वालिफाई होने से आप रुक गए। तो ये सारी चीज़ें आगे न उत्पन्न हो और हमारे चैनल के थ्रू आप लोग जुड़ करके एक पूरे क्रमिक ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से पूरे विषय का और पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकें और उसका नोट्स बना सकें और फिर परीक्षा में भाग लें, ताकि जो जून में आयोजित होने वाली परीक्षा है नेट जेआरएफ की, उसमें आपको सफलता मिले और आप अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई हो। इसके लिए आज हम लोग हिंदी नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम देखेंगे। इसका कोड नंबर 20 होता है और हिंदी का पाठ्यक्रम हम लोग देख रहे हैं। तो आज मेरे हाथ में ये हिंदी विषय का पाठ्यक्रम ही है, जिसमें हम लोग को देखेंगे कि पाठ्यक्रम में हम लोग को पूरी 10 इकाइयाँ पढ़नी है। 10 इकाइयाँ पढ़नी मैंने संक्षिप्त रूप में ही बोर्ड पे लिखा है, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम लंबा होने के नाते लिखना थोड़ा मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि मैं लिखने के मामले में कंजूस भी हूँ। तो ये क्या हो गया कि हम इकाइयों को देख रहे हैं, यानी कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी इकाइयाँ रखी हुई हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो पूरे 10 यूनिट हमको पढ़ना है। 10 यूनिट हम लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए हमें 10 यूनिट्स को पढ़ना है। अब 10 यूनिट्स में आप लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास, जैसे कि अभी हमारे चैनल से आप लोग अभी तक हिंदी साहित्य के इतिहास की कक्षाएं देख रहे हैं, उसमें काल विभाजन, इतिहास लेखन की परंपरा इत्यादि चल रहे हैं। अगर आप लोग नहीं भी जुड़े हैं और नहीं देखे हैं तो जो लोग नहीं देखे वो लोग वीडियो को जा करके देखेंगे, बार बार देखेंगे और उससे नोट्स बनाएंगे। तो उसी तरह से हमारी पहली इकाई जो है, पहली इकाई में हमें हिंदी भाषा और उसका पाठ्यक्रम पढ़ना है।
तो हिंदी भाषा और पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें पाली, प्राकृत, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं हैं। ये इत्यादि चीज़ें हम इस इकाई के अंतर्गत देखेंगे। उसी के साथ हमारे हिंदी का विकास कैसे हुआ और हिंदी के विकास क्रम की परंपरा को देखते हुए उनमें और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं या बोलियां आती हैं, विभाषाएं क्या हैं, और आधुनिक आर्य भाषा की का उत्तरोत्तर विकास किस तरह से होता है और भाषा परिवर्तित किस तरह से होती है। इन सारी बातों का हम अध्ययन इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। जब मैं पहली इकाई शुरू करूंगी पढ़ाना, तो आप लोगों को जो इसके अंदर का मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी शीर्षक रखे गए हैं पढ़ने के लिए हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत, तो हम एक एक करके आपको पुनः बताएंगे। यानी कि जो पहली इकाई का जो भी पाठ्यक्रम है, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, सब आपको बारी बारी से बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना जानिए कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इन 10 इकाइयों में आपको और क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत ये सब आप लोग देखेंगे। इसमें उत्तरी भाषा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी इत्यादि का अध्ययन करेंगे। फिर बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, इन सब बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसी के साथ हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था क्या है, और खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, आधार, हिंदी शब्द रचना जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के उसके साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि का भी अध्ययन करेंगे। क्रिया के जो रूप होते हैं, हिंदी वाक्य रचना किस प्रकार से होती है, और हिंदी भाषा की जो प्रयोग की विधि है ये भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके साथ साथ जो विविध प्रकार की बोलियां, यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत जो 17 बोलियां आती हैं और जो उसकी उपभाषाएं हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। फिर संचार माध्यमों का इसमें क्या प्रयोग है और मानक भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, और संपर्क भाषा किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। फिर कंप्यूटर का जो विकास हो गया है, तो कंप्यूटर के विकास में और हिंदी उसके हम आपसी संबंध को देखेंगे। कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग देखेंगे और क्या देखेंगे कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी कि जैसे हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में हमारे हिंदी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन कौन से आर्टिकल रखे गए हैं, अनुच्छेद रखे गए हैं, और फिर देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं, जो मानकीकरण है, इन सब का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, हिंदी भाषा और उसका विकास इकाई के अंतर्गत करेंगे। फिर दूसरी इकाई हम देखते हैं। दूसरी इकाई क्या आ रही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हिंदी साहित्य की गद्य रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पूरा पढ़ना है, जो कि क्लासेस शुरू हो गई हैं, यानी कि हमारी दूसरी इकाई की क्लासेस शुरू हैं, चल रही हैं। आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो ये गलत बात है, इसलिए आप लोग देखना शुरू कर दें और अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दें, ताकि एक एक इकाइयाँ आपके अच्छे से तैयार हो जाएं और आप लोग परीक्षा में किसी भी प्रकार से परेशान ना हो और कोई किसी भी प्रकार की बाधा ना आए आपके परीक्षा में। और आप लोग इस बार जून में जितने लोग बैठ रहे हैं और इस चैनल से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, क्वालिफाई हो जाए नेट जेआरएफ, इसी उम्मीद के साथ ये चैनल इससे क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग उसको देखेंगे। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ना है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा आप लोग देख चुके हैं, काल विभाजन की क्लासेस चल रहे हैं। पुरानी वीडियो को आप लोग देखेंगे और नई वीडियो जो भी बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो डेली आप लोग पुष्पोम एजुकेशन को सर्च करें उस और जा करके जितने भी क्लासेज हों सब देखें। अब आपकी क्लासेस हमेशा के लिए कंटिन्यू होंगी, जिसमें आपको हर इकाई के जो भी इकाई है यूनिट वाइज आप लोगों को सारी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और उस पर अच्छी क्लासेस दी जाएंगी। तो इसलिए आप लोग अभी से जुड़ जाएं। अब देखेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत और क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे साहित्य इतिहास का दर्शन, जो कि आपको उसके लिए भी हमारी जो शुरुआती वीडियो है वो आपको देखना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इतिहास दर्शन यानी कि जो भी पृष्ठभूमि रही है, आधार रहा है, उसका दर्शन क्या रहा है, ये सारी क्लासेस आपको उसमें मिल जाएंगी। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, जैसे कि आदिकाल हो गया, उसकी विशेषताएं क्या हो गई, भक्ति काल हो गया, उसमें उसकी विशेषताएं, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी
जो भी प्रवृत्तियाँ रही हैं, ऐसे ही रीतिकाल की, आधुनिक काल की, और आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का कैसे और अधिक विकास होता है, किस प्रकार से नए नए आंदोलन आते हैं आधुनिक साहित्य में। तो ये सारी चीज़ें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसमें भक्ति आंदोलन का उदय क्या है, रीतिकाल क्या है, हर चीज़ का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। जब भी हम शुरू करेंगे इकाई 2, तो अब इकाई 2 का अलग से एक फिर से वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको पूरा सिलेबस लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर उसमें जैसे कि आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल में भी कई वर्गीकरण है, जैसे कि भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है। फिर उसके बाद भी अन्य बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन चलते हैं, छोटे छोटे जो कविता या विधाएं चलती हैं, उस तरीके से हम बारी बारी से करके उन सब का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के गद्य की विधाएं, हिंदी साहित्य के गद्य की विधाएं, जिसमें आप लोग निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और एकांकी गद्य और जो है आत्मकथा है, जीवनी है, इन सब का अध्ययन एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक हमारा आता है, यानी कि तीसरे यूनिट में हम क्या अध्ययन करेंगे, हिंदी साहित्य शास्त्र। यानी कि तीसरा यूनिट जो हमारा है वो ये साहित्य शास्त्र है। साहित्य शास्त्र का अर्थ क्या हुआ, सीधा सीधा आप लोग काव्य शास्त्र से लेंगे। यानी कि जो काव्य शास्त्र है उसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपको पढ़ना है। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इन दोनों का अध्ययन आपको इस साहित्य शास्त्र टॉपिक के अंतर्गत, यूनिट के अंतर्गत आपको करना है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इन सबका अध्ययन इसके अंतर्गत, साहित्य शास्त्र टॉपिक के अंतर्गत आपको करना है। इसमें और क्या क्या है, जैसे कि जो काव्य लक्षण है क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, ये सब हम अध्ययन करेंगे। फिर प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे, सिद्धांत उनके क्या क्या थे, जैसे कि रस हो गया, अलंकार हो गया, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य इत्यादि संप्रदायों का अध्ययन करेंगे। फिर रस निष्पत्ति और साधारणीकरण क्या है, ये भी अध्ययन हम साहित्य शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष देखेंगे। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम लोग प्लेटो का सिद्धांत देखेंगे, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत देखेंगे, और त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत देखेंगे। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद जो कॉलरिज है, कॉलरिज महोदय का हम लोग फैंटेसी देखेंगे और कल्पना सिद्धांत देखेंगे। फिर टी.एस. इलियट है, इनका निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है, उसकी परंपरा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। आई रिचर्ड्स का जो मूल्य सिद्धांत है, संप्रेषण सिद्धांत है, काव्य भाषा सिद्धांत और रूसी रूपवाद क्या है, इन सब का अध्ययन हम यहाँ पे साहित्य शास्त्र के ही अंतर्गत करेंगे, जिसको हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र शीर्षक के अंदर हम इसको देखेंगे। फिर नई समीक्षा और मिथक क्या है, फंतासी क्या है, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सब क्या है, ये सब हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो आधुनिक जो हमारे भारतीय साहित्य है, इसमें जो आधुनिक साहित्य था, जो आधुनिक कालीन साहित्य जिसमें विभिन्न सारे गद्य विधाओं का भी विकास होता है, उसमें आप देखेंगे कि काव्य और गद्य दोनों पे ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री लोग हैं, बहुत उनका प्रभाव पड़ा है। ये फैंटेसी वगैरह, ये हमारे हिंदी साहित्य के, हिंदी कवियों के ऊपर भी, हिंदी रचनाकारों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, हम आगे जब अध्ययन करेंगे तो उन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर हम इकाई 6 में देखेंगे, इसमें दे रहा है वैचारिक पृष्ठभूमि। अब वैचारिक पृष्ठभूमि यानी कि इकाई 4 के अंतर्गत हम लोग वैचारिक पृष्ठभूमि देखेंगे। तो वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, हिंदी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि, यानी कि जिसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, इन सब का योगदान क्या क्या रहा है हमारे हिंदी साहित्य के विकास में, और भारतेंदु युग और उन हिंदी नवजागरण को देखेंगे। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका सुधार, जो हिंदी नवजागरण है, यानी कि जो उन्होंने सुधार की परंपरा शुरू की थी साहित्य में,
व्याकरणिक, भाषा संबंधी इत्यादि का अध्ययन हम करेंगे। फिर गांधीवाद दर्शन क्या है, अंबेडकर दर्शन क्या है, लोहिया दर्शन क्या है, फिर मार्क्सवादी मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, फिर अस्मिता मूलक विमर्श जिसमें दलित और स्त्री विमर्श को देखते हैं, आदिवासी विमर्श देखते हैं, अल्पसंख्यक विमर्श देखते हैं, इत्यादि का हम वैचारिक पृष्ठभूमि इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर हमारी 5वीं इकाई जो है हिंदी कविता। हिंदी कविता में हमको बहुत सारी कविताएं नहीं पढ़ना है, क्योंकि यही होता है कि जब आपको पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं होता है, आप पाठ्यक्रम पूरा नहीं देखे रहते हैं, तो क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं। आप हिंदी कविता कह दिया तो अब लगे जो भी हिंदी की कविताएं मिली सारी कविताओं को आप पढ़ने लगे, सबको रटने लगे और फिर उनकी व्याख्या करने लगे। तो ऐसा क्या होगा कि ऐसे में आपका पूरा समय हिंदी की सिर्फ कविताएं पढ़ने में ही बीत जाएगा और पता चलेगा कि जून के परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी और परीक्षा हो जाएगा नेट का, और आप उस परीक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हमें ज़रूरी है सिलेबस से या पाठ्यक्रम से भली प्रकार परिचित होना। तो अब देखेंगे हिंदी कविता के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी कविता के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो पढ़ना है, और उसमें भी पूरा पृथ्वीराज रासो नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें रेवा तट पढ़ना है। यानी कि पृथ्वीराज रासो में हमें क्या पढ़ना है, रेवा तट पढ़ना है। तो अभी अगर आपको नहीं पता है कि हमें हिंदी कविता में क्या पढ़ना है, अगर आपको पता चल गया कि पृथ्वीराज रासो पढ़ना है, आप लगे पूरा पृथ्वीराज रासो कंठस्थ करने, और इसके चक्कर में आपकी परीक्षा प्रभावित हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, उसमें हमें जान लेना है कि हमें सिर्फ रेवा तट पढ़ना है, रेवा तट पढ़ना है। ऐसे ही अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं, मुखरियां हैं, वो हमें पढ़नी है। विद्यापति की पदावली पढ़नी है, और ये विद्यापति की जो पदावली है वो हमें डॉक्टर नरेंद्र झा के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली पढ़नी है, जिसमें संख्या 1 से लेके सिर्फ 25 तक ही पद हमें पढ़ने हैं। पूरा पद नहीं पढ़ना है, पूरी पदावली नहीं पढ़नी है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। फिर कबीर हैं, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो कबीर ग्रंथावली है, उससे हम लोग कबीर को पढ़ेंगे, जिसमें उनका पद पढ़ना है हम लोग को। वो 160 से लेकर के 209 तक के पद को हमें पढ़ना है। फिर जायसी ग्रंथावली है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित, उसमें सिर्फ हमें नागमती वियोग खंड पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ नागमती वियोग खंड पढ़ना है। नागमती वियोग खंड आप लोगों ने MA या BA करते हुए भी पढ़ा होगा, हमें उसका पूरा अध्ययन करना है। फिर सूरदास का जो भ्रमर गीत सार है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही संपादित, उससे हमें कुछ पद पढ़ने हैं, जो कि पद संख्या 21 से लेके 70 तक पढ़ने हैं। पूरा भ्रमर गीत सार भी नहीं पढ़ना है। फिर तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ना है। रामचरितमानस में हमें सिर्फ उत्तरकांड पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उत्तरकांड पढ़ना है, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अब आप पूरा रामचरितमानस लेके बैठ गए और लगे बालकांड से निपटाना शुरू किए, अयोध्या कांड होते हुए किष्किंधा कांड और सुंदरकांड इत्यादि करते करते आप 7 कांड पढ़ डाले, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ उत्तरकांड पढ़ना है, क्योंकि उत्तरकांड में राम राज्य की पूरी व्यवस्था के बारे में चित्रण किया गया है, और जो उनके भाई लोग हैं भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी इत्यादि के कुछ प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों का समाधान श्री राम जी करते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ उसको पढ़ना है, वो ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तरकांड। इसलिए हमें सारा दर्शन जो पूरा रामचरितमानस का है इसी उत्तरकांड में समाहित है, इसलिए उत्तरकांड को हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमें, बिहारी सच्चाई पढ़ना है। बिहारी सच्चाई में क्या, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा संपादित है, इसमें दोहा पढ़ना है 1 से लेके सिर्फ 50 तक, 1 से लेके 50 दोहे हमें बिहारी के पढ़ने हैं, और मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सब। फिर हमें घनानंद का कवित्व पढ़ना है। घनानंद के कवित्व में सिर्फ 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक हमें घनानंद के कवित्व भी पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है, मीरा को पढ़ना है, जो विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा संपादित ग्रंथ है मीरा का, उससे हमें प्रारंभ के जो यानी कि जो शुरुआती 20 पद हैं वो पढ़ने हैं। फिर अयोध्या से उसके बाद हम लोग आधुनिक काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो आधुनिक काल में हम देखेंगे कि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास पढ़ना है, और सिलेबस में नहीं दिया है कि प्रिय प्रवास हमें पूरा पढ़ना है या फिर उसका कोई एक सर्ग पढ़ना है, तो इसलिए हमें उसका भी अध्ययन करना होगा। प्रिय प्रवास को पूरा शायद पढ़ना पड़े, जो भी होगा हम आपको पूरा पढ़ाएंगे।
फिर मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती है और साकेत है। साकेत का सिर्फ नवम सर्ग पढ़ना है। साकेत के जो 12 सर्ग हैं पूरे 12 सर्ग नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ नवम सर्ग पढ़ना है। पुनः हमें क्या पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का आंसू पढ़ना है, कामायनी पढ़ना है और कामायनी में सिर्फ 3 सर्ग पढ़ने हैं जो श्रद्धा, लज्जा और इड़ा सर्ग है। ये तीनों सर्ग पढ़ने हैं। निराला जी को पढ़ना है। निराला जी की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये सारी कविताएं हमें निराला जी की पढ़नी है। पुनः सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत के का परिवर्तन और प्रथम रश्मि कविता पढ़नी है। फिर महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा की कविताएं कुछ हैं जिसमें बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये इत्यादि कविताएं जो हैं महादेवी वर्मा जी की हमें पढ़ने हैं। फिर रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी पढ़ना है और उर्वशी का हमें तृतीय सर्ग पढ़ना है। सिर्फ उर्वशी का तृतीय अंक पढ़ना है और रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रति भी हमें पूरा पढ़ना है। पुनः हमें नागार्जुन को पढ़ना है और नागार्जुन में क्या पढ़ना है, नागार्जुन में कालिदास, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, इत्यादि कविताएं हमें नागार्जुन की पढ़नी है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को भी पढ़ना है जिसमें उनकी कुछ कविताएं रखी हुई हैं। कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, ये हमें अज्ञेय जी को पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल नामक कविता पढ़नी है। मुक्तिबोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये बहुत ही जो मुक्तिबोध की कविताएं हैं बड़ी ही अच्छी कविताएं हैं, बहुत ही रोचक हैं, तो जब आपको पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद भी आएगा। फिर धूमिल को भी पढ़ना है। धूमिल सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। इनका नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संवाद, ये कविता हमें धूमिल जी की पढ़नी है। फिर हम क्या देख रहे हैं, हमें छठी इकाई है हमारी, इकाई 6, यानी कि इसमें हिंदी उपन्यास पढ़ने हैं। ये तो हो गया हिंदी कविता इकाई 5 और इकाई 6 में हमें हिंदी उपन्यास पढ़ने हैं। तो हिंदी उपन्यास में भी हमें सारे उपन्यास नहीं, क्योंकि लाखों की संख्या में हमारे हिंदी भाषा में उपन्यास रचे जा चुके हैं, तो हमें वो सारे उपन्यासों का अध्ययन नहीं करना है, हमें पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम के अनुसार। जिसमें पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये शुरुआती दौर की का उपन्यास है जिसको जो डॉक्टर गोपाल राय है इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास भी मानते हैं, प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी को। फिर लाला श्रीनिवास दास का हमें परीक्षा गुरु भी पढ़ना है। प्रेमचंद का गोदान पढ़ना है, ये शायद आप सबने भी पढ़ रखा होगा। फिर शेखर एक जीवनी भाग 1 पढ़ना है। शेखर एक जीवनी का पूरा भाग नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एक भाग पढ़ना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ना है। बहुत सारे लोगों ने बाणभट्ट की आत्मकथा को पढ़ा होगा, लेकिन शायद उनके सिर के ऊपर से ही चला गया हो। बाणभट्ट की आत्मकथा बड़ा कठिन है, उसमें जो भी शब्द है, संयोजन है, जो उसके पद हैं या वाक्य विन्यास है, बड़ा ही कठिन है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हमें उसे पढ़ना है और मैं आपको बड़े इजी तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगी। इस तरीके से आपको पूरे पाठ्यक्रम को मैं पढ़ाऊंगी जिससे आपको लगेगा कि इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता और परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। फिर हमें और उपन्यास पढ़ने हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल पढ़ना है। यशपाल का झूठा सच पढ़ना है। अमृतलाल नागर का मानस का हंस पढ़ना है। भीष्म साहनी का तमस पढ़ना है और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़ना है। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा पढ़ना है और मन्नू भंडारी का आपका बंटी पढ़ना है। जगदीश चंद्र माथुर का धरती धन्ना अपना। बस इतने उपन्यास हमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने हैं, जिसमें कि इकाई 6 के अंतर्गत ये पढ़ना है। फिर इकाई 7 को हम देखेंगे हिंदी कहानी में। इकाई 7 में क्या दिया है, हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में भी हम सारी कहानियों को नहीं पढ़ेंगे, सारे रचनाकारों की कहानी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वह भी संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ हमें राजेंद्र बाला घोष, यानी कि जो बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन बंग महिला की कहानी पढ़नी है। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये दोनों कहानियाँ बड़ी अच्छी हैं। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि कितनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, तो ये आप लोग को भी पढ़ना है।
और माधव जो कि दुलाई वाली कहानी है, यह इनकी प्रथम कहानी में भी गिनी जाती है। प्रथम कहानी की जो रेस है उसमें ये बंग महिला की ये कहानी भी आती है। दूसरे नंबर पे हमें माधवराव सप्रे को पढ़ना है। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी पढ़नी है। ये भी बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का राही कहानी पढ़ना है। प्रेमचंद का ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। ईदगाह शायद सभी ने पढ़ा होगा बचपन में ही, लेकिन शायद ये मेरे अनमोल रतन न पढ़े हों, तो ये कहानी भी हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ्यक्रम में। उसके बाद राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं, इनका कानों में कंगना है। कानों में कंगना कहानी भी बहुत ही मार्मिक कहानी है और ज्ञानप्रद कहानी है, उसे हम पढ़ेंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, यह कहानी फ्लैशबैक पद्धति पे लिखी हुई है और एक प्रेम कथा है इसमें, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप पढ़ेंगे। जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य कहानी पढ़ेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु की 2 कहानी रखी हुई हैं, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, ये कहानी है। फिर अज्ञे की गैंग्रीन पढ़ेंगे। शेखर जोशी की कोसी का घटवार, ये भी एक प्रेम कथा ही है जिसको हम पढ़ेंगे। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। चीफ की दावत भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी और इन दोनों कहानियों को हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया और हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर मातादी चांद पर, ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखन के लिए ही प्रसिद्ध हैं। ज्ञान रंजन की कहानी पिता को भी हम लोग पढ़ेंगे और कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा का परिंदे, ये कहानी और पढ़ेंगे हम लोग इकाई 7 के अंतर्गत। फिर भारतेंदु की कहानियां हैं। भारतेंदु की 2 कहानियां अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा हमें पढ़नी है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जयशंकर प्रसाद की कहानी ये हम लोग ये इकाई जो है इकाई 8 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हिंदी नाटक में भारतेंदु की अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ये नाटक है। फिर जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ेंगे हम लोग। धर्मवीर भारती का अंधा युग पढ़ेंगे। ध्रुव स्वामिनी आप पढ़े ही होंगे और चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त पढ़ना है और धर्मवीर भारती का अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली नाटक पढ़ेंगे। मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। फिर हबीब तनवीर की कहानी नाटक है, हबीब तनवीर का नाटक आगरा बाजार को हम पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी नाटक पढ़ेंगे, ये भी व्यंग्यात्मक नाटक है। और शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य नाटक को पढ़ेंगे। उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी और मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक पढ़ेंगे। फिर हम इकाई 9 को देखेंगे। इकाई 9 में हिंदी निबंध रखे गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण निबंधों को भी हम पढ़ेंगे। निबंधों की भी श्रृंखला बहुत लंबी है, तो हमें सभी निबंधों को नहीं पढ़ना है, किसी भी रचनाकार के सारे निबंधों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप किसी एक ही रचनाकार के एक ही विधा को पढ़ने बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका वह कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। आप इसलिए हमें कुछ को पढ़ना, यानी पाठ्यक्रम में जो निर्धारित किया गया है हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, जिसमें आप लोग देखेंगे निबंधों में भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध 2 रखे हुए हैं। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध शिव मूर्ति पढ़ेंगे। बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, देखिए सिलेबस में गलत दिया हुआ है, ये शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ये बाल मुकुंद गुप्त का है, हमें इसे भी पढ़ना है। यह भी एक व्यंग्य है जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे उनके संबंध में। फिर रामचंद्र शुक्ल का निबंध पढ़ेंगे, कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बहते हैं। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम निबंध। कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास और विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर और नामवर सिंह का निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, ये हम पढ़ेंगे इकाई 9 के अंतर्गत। और इकाई 10 देखेंगे। इकाई 10 में क्या है, आत्मकथा है, जीवनी है तथा अन्य गद्य विधाएं हैं, यानी कि इन सभी विधाओं में भी कुछ रचनाओं को हमें पढ़ना है। तो भी सारी रचनाएं नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ कुछ रचनाओं को पढ़ना है। जैसे राम वृक्ष बेरीपुरी का माटी की मूर्तें पढ़ना है,
महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, ये रेखा चित्र है, संस्मरण भी कह सकते हैं। और तुलसी राम का मुर्दैया हमें आत्मकथा पढ़ना है। शिवरानी देवी के जो है उनका प्रेमचंद घर में ये जीवनी पढ़ना है। मन्नू भंडारी का ये कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा ये जीवनी है। और हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं नामक आत्मकथा। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी पढ़ना है। हरिशंकर परसाई का रेखाचित्र भोला राम का जीव पढ़ना है। और कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। दिनकर का हमें जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनके संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ने हैं। और मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी। और राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा, ये यात्रा संस्मरण ग्रंथ भी, हमें यात्रा रचना भी पढ़ना पड़ेगा, यात्रा साहित्य भी। और आगे का हम पढ़ेंगे अरे आयावर रहेगा याद। तो आप लोगों ने देखा कि ये सारी 10 इकाइयां हैं जो यूजीसी नेट के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखी हुई हैं। ये पाठ्यक्रम हमें पूरा का पूरा अच्छे से अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है। तो इसलिए इस पुष्पोम एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपको इन सभी का यूनिट वाइज या इकाई के आधार पे एक एक करके एक एक टॉपिक का बहुत गहन अध्ययन कराया जाएगा। और इस प्रकार से कराया जाएगा कि अगर आपने जिस भी इकाई का अध्ययन पूरे अच्छे से कर लिया, यानी कि इस वीडियो के जो भी इस चैनल के जो भी वीडियोस आपको दिए जाएंगे उसको आपने बार बार देख लिया और नोट्स बना लिया और उसके आधार पे अपनी तैयारी कर ली, तो आप उस यूनिट से चाहे जो भी प्रश्न आए, चाहे जितने भी कठिन प्रश्न आए या जितने भी सरल प्रश्न बने, आप उन सभी प्रश्नों को देखते ही कर लेंगे और उत्तर सही करके आएंगे और आप अवश्य क्वालिफाई करेंगे। तो इसके साथ ही आप लोगों ने आज का पाठ्यक्रम देखा। अब जब हम आगे की कक्षा शुरू करेंगे तो हम एक एक करके, यानी कि अभी यूनिट 2 चल रहा है, यानी कि इकाई 2 से हम लोगों ने शुरू किया है हिंदी साहित्य के इतिहास से। साथ साथ में ही हम लोग इकाई 1 को भी देखते चलेंगे। अब जो भी आगे वीडियोस आएंगी आपकी, जो भी क्लासेस आएंगे उसमें हम लोग इकाई 1 और इकाई 2 को साथ लेके चलेंगे और बारी बारी से करके इन सभी इकाइयों को हम देखेंगे। किसी एक भी टॉपिक को या एक भी शीर्षक को या आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपको पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से अध्ययन कराया जाएगा और सबकी क्लासेस दी जाएंगी। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को एक नया आधार दें और नई ऊंचाइयों पे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा काम था कि इस चैनल को शुरू करना और इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ना। जो आपके सुझाव आए थे उन सुझावों को मानते हुए मैंने इस चैनल को शुरू किया है और आशा करती हूँ कि अब आप लोग भरपूर अपना प्रेम और स्नेह देंगे इस चैनल को और आशीर्वाद देंगे हमें भी, ताकि हमारे भी ज्ञान में दिन प्रतिदिन श्रीवृद्धि हो। और मैं आप लोगों से जुड़ के आप लोगों को जो भी ज्ञान या जो भी क्लास प्रोवाइड कराऊँ उससे आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोग क्वालिफाई करते जाएं, इसी उम्मीद के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे से जो क्लास देखेंगे एक एक यूनिट वाइज देखेंगे। और भी जो परीक्षाएं हैं, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी तो नेट के ही नहीं होंगे, जेआरएफ के ही नहीं होंगे, विभिन्न परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा हैं जॉब के लिए, तो उन सभी परीक्षाओं से भी संबंधित जो सिलेबस है या जो पाठ्यक्रम है, हम सबको पाठ्यक्रम भी प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पाठ्यक्रम ही नहीं मिल पाता है, वो पाठ्यक्रम देख ही नहीं पाते, इसलिए तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो वो सारे पाठ्यक्रम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा देंगे और सब पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपकी तैयारी भी अच्छे से करवाई जाएगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।